Assalamu alaikum dear students, this is your biology class. Our today's lecture is lecture number 9. We started at chapter number 10, that is gaseous exchange. Our topic is respiratory disorders. Previously हम लोग पढ़ चुके हैं एयर पैसेज वेज को डिस्कस किया था, हमने लंग्स को डिस्कस किया, देन हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा. अब हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. देखिए बच्चों, किसी भी अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को स्टडी करते हैं ना, तो उसकी स्टडी के बाद हम उसके कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, डिजीजेस उससे रिलेटेड जो होती हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है. जैसे जब हम 9th क्लास में थे तो हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट को. ह्यूमन हार्ट की स्टडी जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने ह्यूमन हार्ट की स्टडी के बाद ब्लड वेसल्स को पढ़ा, हार्ट को पढ़ा, फिर हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ी थी. उसमें क्या था कि वो हार्ट की एक डिजीज थी जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था. उसी तरह से अब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी देखेंगे कि हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे ना, जिसमें हमने उसके 2 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था. ठीक है, तो अब हम उसके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे. डिसऑर्डर्स का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज का बेतरतीब होना. ठीक, लेकिन यहाँ पे डिसऑर्डर का मतलब है डिजीजेस. रेस्पिरेशन की डिजीजेस को स्टडी किया जाएगा आज के लेक्चर में. ठीक, अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की या रेस्पिरेटरी डिजीजेस की, तो इसका जो बेसिक काज है वो है एयर पोल्यूशन, और इसका रेट जो है वो सबसे ज्यादा हाई भी पाकिस्तान में है. ठीक, एयर पोल्यूशन बेसिक रीजन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का. पाकिस्तान में इसका रीजन, इसका जो रेट है वो कहाँ पे ज्यादा है? क्या अर्बन एरियाज में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं या रूरल एरियाज में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं? तो देखिए बच्चों, आजकल क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है. ठीक है, तो जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है विलेजेस में भी और सिटीज में भी, तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या जो एयर पोल्यूशन की रेशियो है वो ज्यादा है. विलेजेस में भी ज्यादा है और सिटीज में भी ज्यादा है. तो एयर पोल्यूशन की रेशियो ज्यादा होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी ज्यादा होते हैं. तो हम कहते हैं कि ड्यू टू हाई एयर पोल्यूशन द रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज आल्सो हाई इन पाकिस्तान. ठीक, कि एयर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में ही ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है. ठीक, इस वजह से इसकी जो रीजन डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादा है. अब हम यहाँ पे जिनके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकाइटिस, सेकंड पे है निमोनिया, sorry this one is third. Second is emphysema, fourth is asthma, fifth one is lungs, and sixth one is cancer. एयर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारा रेस्पिरेशन है उसका इफेक्ट जिस चीज पे होगा, फिर उसकी वजह से जिस हम डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली वो डिसऑर्डर्स लिखे गए हैं. ठीक, सबसे पहले हम आज की लेक्चर में हम ब्रोंकाइटिस के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, फिर हम फर्दर 1 by 1 सबके डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे. ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं, तो आप ये सारे नेम्स 5 to 6 नेम्स जो है वो लिख सकते हैं. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो किस वजह से ज्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एयर पोल्यूशन की वजह से पूरे पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी रेशियो जो है वो ज्यादा है. ठीक, अब हमने बेसिकली आज स्टडी करना है ब्रोंकाइटिस को. ठीक है, तो देखिए बच्चों, किसी भी चीज के, किसी भी डिजीज के लास्ट पे TIS जब आ जाता है ना, तो वो डिजीज इन्फ्लेमेशन, उस डिजीज का जो काज है ना वो
बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, कि उसमें मतलब जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस है, मायोकार्डियाइटिस है, तो सबके लास्ट पे क्या आ रहा है, TIS TIS TIS। टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या होता है, टॉन्सिल्स की स्वेलिंग। बेसिकली इन्फ्लेमेशन इन, हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इन्फ्लेमेशन इन पेशेंट्स बॉडी। कहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रोंकाइटिस लिखा है ना, तो पेशेंट के ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन का इजी वर्ड क्या हो सकता है, स्वेलिंग, ठीक। अब हमने कहा कि जिस भी जो डिजीज होगी उसके लास्ट पे TIS आ रहा होगा ना, तो उसका पीछे जो रीजन होगा वो स्वेलिंग होगी या इन्फ्लेमेशन होगी। जैसे टॉन्सिलाइटिस है तो इसमें टॉन्सिल्स की स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से उसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। जैसे गैस्ट्राइटिस है तो उसमें गैस्ट्रोजूस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको डिस्कस किया जाता है। मायोकार्डियाइटिस है तो उसमें जो मायोकार्डियल टिश्यूज हैं वो स्वेल कर जाते हैं, तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, मायोकार्डियाइटिस कहा जाता है, ठीक। अब हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस का जो बेसिकली रीजन क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में स्पेशली ब्लड वेसल्स, स्किन्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, यूरिनरी ट्रैक में एक स्पेशल किस्म का स्पेशल केमिकल रिलीज होता है जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं। इसको हम हायर क्लासेस में जाके इसका बेसिक रीजन जो है वो स्टडी करेंगे। अभी आपका सिर्फ जानना जरूरी है कि ये इन्फ्लेमेशन और ये स्वेलिंग हो किस वजह से रही है, ठीक है। हम इसकी डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली हम सबसे पहले ब्रोंकाइटिस को, कि ब्रोंकाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन इन पेशेंट्स बॉडी या स्वेलिंग इन पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी पे कहां पे स्वेलिंग होगी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग होगी। क्यों स्वेलिंग होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन। ये केमिकल जो है ये इन्फ्लेमेशन काज करता है जिसकी वजह से फिर स्वेलिंग होती है, तो फिर म्यूकस की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखें हम इसकी डेफिनेशन को, जी तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एक स्पेशल किस्म का केमिकल रिलीज होता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं, तो उस केमिकल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से देन स्वेलिंग होती है। और जब इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है तो फिर म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होगा। देन जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं, जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स हैं, दे बिकम नैरो, यानी वो तंग हो जाएंगी। अब मैंने वहां पे थोड़ा सा आपको याद करवाने के लिए कि व्हाट आर द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, मैंने थोड़ी छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दी है कि ये क्या है, ब्रोंकाई एंड देन इट डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। तो जब हिस्टामिन की प्रोडक्शन इसके अंदर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर होती है तो म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं, यहाँ पे मैंने वो ड्रॉ की हैं। जैसे अगर जब वो नॉर्मल है तो आप देख रहे हैं कि अंदर का जो एरिया है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। जो उनकी जो वॉल्स हैं वो नैरो, उनकी वजह से जो एरिया है वो नैरो नहीं हुआ। लेकिन जब एयर पोल्यूशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, वो केमिकल रिलीज हुआ और उसके रिलीज होने की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हुई, तो देन क्या हुआ कि जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूबुलर वॉल्स थी उनके अंदर का जो एरिया था वो नैरो हो गया, क्लियर। और उसने ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को इन्फेक्ट किया बहुत बुरी तरह से, जिस वजह से जो अंदर का एरिया है ना वो नैरो हो जाता है। ये तो बेसिकली इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की। अब हम बात करेंगे
ब्रोंकाइटिस के काजेस की, कि ये होता किस वजह से है। ठीक, हमने बात की थी एयर पोल्यूशन की, कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ड्यू टू बैक्टीरिया माइट बी पॉसिबल कि उस एयर में से जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस और कुछ केमिकल इरिटेंट्स, कुछ केमिकल इरिटेंट्स की वजह से भी ये जो हमारा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो होती है। कैसे कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऐसे केमिकल, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं केमिकल इरिटेंट्स की। बैक्टीरिया वायरसेस का तो आपको सिंपल टर्म है ना, वो तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर चले जाएंगे तो वो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। जो केमिकल इरिटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो हमारी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में जब चले जाते हैं तो वो इरिटेशन काज करते हैं। मतलब जो हमारी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो सेल्स है ना, ये उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इनको स्टिमुलेट करते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की सेल्स को, तो यहाँ से फिर हिस्टामिन का जो केमिकल है वो रिलीज होता है, और जब ये केमिकल रिलीज होता है तो ये हमारी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के लिए हार्मफुल होता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और उसके बढ़ाने की वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो बिकम्स नैरो, वो नैरो हो जाती हैं। क्लियर? इसका काज क्या हुआ, बैक्टीरिया, वायरसेस। एंड अगर हम स्पेसिफिकली केमिकल इरिटेंट्स की बात करें ना, कि वो केमिकल इरिटेंट क्या हो सकता है, तो वो हम कहते हैं कि वो टोबैको हो सकता है। जो सबसे ज्यादा हमारी जो वॉल्स है ना, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की ट्यूबुलर वॉल्स, उनको जाके इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होगी और जो वॉल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी, तो वो टोबैको का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो ब्रोंकाइटिस की डिजीज है वो लग चुकी है। सिम्टम्स, तो सबसे पहले तो आप कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने स्टार्ट पे नेम्स लिखे थे, ब्रोंकाइटिस, एम्फेस्मा, नमोनिया, लंग्स कैंसर, एस्थमा, तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम जो होगा ना, दैट इज कफ। ठीक, कफ हर एक जो डिसऑर्डर है ना उसमें होगी, मोस्ट कॉमन सिम्टम है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कफ। ठीक, इसके साथ साथ फीवर भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ चिल्स भी हो सकती हैं, कि हल्की हल्की सी सर्दी फील होना ऑल टाइम, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर कोई ये जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है ना, तो अगर वो कोई थोड़ा सा हार्ड वर्क करेगा, एक्सरसाइज करेगा या कुछ कोई फिजिकल वर्क करेगा, तो उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको कहा जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर? और माइल्ड व्हीजिंग, माइल्ड व्हीजिंग का क्या मतलब होगा कि जब थोड़ी सी पेशेंट को कफ हो रही है ना, तो क्या होता है कि एक हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वहां से एक विसल टाइप की आवाज निकलती है, उस विसल को कहा जाता है माइल्ड व्हीजिंग। ठीक है, विसल्स निकला है बेसिकली व्हीजिंग, तो माइल्ड व्हीजिंग भी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी होगी, कफ भी होगी, फीवर भी होगा, और चिल्स भी उसको फील होंगी, सर्दी भी उसको फील होगी। तो ये इसके सारे सिम्टम्स होंगे कि उसको वो ब्रोंकाइटिस का जो है वो पेशेंट है। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। तो बेसिकली ब्रोंकाइटिस हैज टू टाइप्स। ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो बेसिकली बच्चों जो इसका नेम है ना, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो ये एक्चुअली शो कर रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज को। कि पेशेंट को कोई डिजीज है ना, तो वो कितने लंबे अरसे तक
उस पेशेंट उस डिजीज से इन्फेक्ट रहेगा, तो वो उसकी टाइप्स में आ जाती है कि जैसे एक्यूट है ना, तो ये बहुत थोड़े अरसे के लिए होगा, ठीक है, पेशेंट इन्फेक्ट होगा लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और ये बहुत लंबे अरसे के लिए जो पेशेंट है वो ब्रोंकाइटिस से इन्फेक्ट रहेगा, तो उसको कहा जाएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्लियर? अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एक्यूट ब्रोंकाइटिस की, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है दैट बिकम्स रिकवर विद इन 2 वीक्स, ठीक है। मतलब ये किस केस में बच्चों, देखें एक बात है कि याद रखें कि 3 चीजें खुद कोई डिजीज नहीं है, ठीक। फर्स्ट वन इज इन्फ्लेमेशन, खुद कोई डिजीज नहीं है ये, ठीक है, ये खुद कोई डिजीज नहीं है, बट ये एक प्रोटेक्टिव या एक कह लें कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, ठीक है। उसके अलावा पेन खुद से कोई डिजीज नहीं है। उसके अलावा फीवर खुद से कोई डिजीज नहीं है। ये तीनों चीजें खुद से कोई डिजीज नहीं है, लेकिन अगर हम इन पे ऐसे फोकस नहीं करते, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो हमें दे रही होती है, ठीक है। तो अगर हम फोकस नहीं करते देन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, वो एक डिजीज होती हैं, ठीक है। तो ये खुद बीमारी नहीं है, बल्कि ये जस्ट हमारी बॉडी का जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि ये कह लेंगे ये बीमारी की अलामत जरूर है लेकिन खुद बीमारी नहीं है। इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर, ठीक है। तो अगर पेशेंट को बहुत थोड़े अरसे तक इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर वाली वो कंडीशन से गुजर रहा है ना, तो दैट बिकम्स एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ओके, एंड द पेशेंट रिकवर विद इन 2 वीक्स। देन इस एक्यूट ब्रोंकाइटिस में उसको कोई नो परमानेंट डैमेज, या हम नो डैमेज लिख लेते हैं, पेशेंट को कोई सच डैमेज नहीं हो रहा एक्यूट ब्रोंकाइटिस में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन तो होगी पर बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं होगी, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इन्फ्लेमेशन नहीं चलेगी। जबकि स्टार्ट में इसका पता चल जाएगा, देन द पेशेंट रिकवर विद इन 2 वीक्स और नो डैमेज के साथ, ठीक है, पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इसमें पेशेंट सफर करता है 2 मंथ्स to 3 years तक, ओके। और इसकी वजह से जो है वो हमारी जो चांसेस है ना वो ज्यादा होते हैं, परमानेंट चांसेस या परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं ब्रोंकाई के। डैमेज टू द ब्रोंकाई, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी जो पेशेंट है ना, तो उसको अगर लेट्स सपोज क्योंकि डायग्नोज नहीं हो रही, सिम्टम्स कुछ दिन तक आते हैं, देन वो फीवर की और उसकी पेन की मेडिसिन लेता है एंड ही बिकम्स रिकवर, तो उसको ऐसे पता नहीं चल रहा कि मुझे ब्रोंकाइटिस की डिजीज है या नहीं, तो वो होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसमें पेशेंट को वो अपने आप को रिकवर ही नहीं कर पाएगा, 2 मंथ से लेके 3 इयर्स तक वो उसी जो डिजीज है उसमें मुब्तला रहेगा। और जब एक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक किसी बीमारी में मुब्तला रहता है ना, तो उसका वो जो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो डैमेज तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसकी जो ब्रोंकाइज है वो डैमेज हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो क्रोनिक जो है ना ब्रोंकाइटिस, ये अबव 45 एज के जो पेशेंट्स है ना, या जो लोग होते हैं अबव 45, उन पे ज्यादा ये इन्फेक्ट कर रहा होता है। जैसे ओल्ड एज हो गए, बूढ़े, उन पे ये जो है एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ज्यादा उन पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए ऐसा क्या करना होता है कि अगर तो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है रेगुलर, ठीक है, तो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक, जिससे वो माइट बी पॉसिबल कि वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं एट द बिगनिंग, तो वो रिकवर हो जाता है। उसके बाद अगर तो ये आ रहा है ना कि बहुत ज्यादा
स्वेयर चल रही है, मेडिसिन, कफ है, फ्लू है, फीवर है एंड वो रिकवर ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स सोचते हैं कि शायद बैक्टीरिया वायरसेस का जो है वो इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। इनका ऐसे ट्रीटमेंट कैसे आपकी बुक पे जिक्र नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स किस वजह से दी जाती है? बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से, कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या होने वाला है तो वो पहले से ही ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू था। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया, हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आएंगे, नमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, एम्फेस्मा में, लंग्स कैंसर हो सकता है, देन कैंसर हो सकता है, एस्थमा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रोंकाइटिस को स्टडी किया। ब्रोंकाइटिस क्या है? हमने कहा जिसके लास्ट पे TIS आ रहा होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन की डिजीज होती है, वो स्वेलिंग होती है, उस वजह से ब्रोंकाइटिस जो है वो स्वेलिंग होती है बेसिकली ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी से, जैसे स्किन से, ब्लड वेसल से, यूरिनरी ट्रैक्ट से केमिकल रिलीज होता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं। जब उसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और वो म्यूकस एक्सेसिव होने की वजह से हमारी जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की, दे बिकम इफेक्टेड एंड दे बिकम नैरो। तो जब ये नैरो हो जाती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन तो होगा। फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि सिम्टम्स में जाके हमें पता चलता है कि जो काजेस क्या होते हैं कि बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से ही हो सकता है। कोई केमिकल इरिटेंट, जैसे पेशेंट अगर टोबैको का पेशेंट है, मतलब वो स्मोकिंग करता है या वो बहुत ज्यादा स्मोक वाले एरिया में रहता है, तो उस वजह से उसको हो सकती है ये डिजीज। देन उसके हमने सिम्टम्स पढ़े कि कफ हो सकती है, जो कि सबका एक नॉर्मल कॉमन सिम्टम है सारी डिजीजेस के लिए। चिल्स हो सकती हैं, फीवर हो सकता है पेशेंट को, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, माइल्ड विजिंग हो सकती है, सीटी वाली आवाज होती है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को पढ़ा कि एक्यूट एंड क्रोनिक 2 टाइप्स हैं इसकी। देन हमने इसका ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। फर्दर अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।